जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 21 सितंबर 2024 के विजन आइस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो हमने आपके क्वेश्चंस दिए थे ये उसके आंसर से ए बी, और ये रहेंगे आज के आपके क्वेश्चंस। ठीक है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। इनाम आप आंसर यूट्यूब के कमेंट्स में दे सकते हैं, और ये आपका मेंस का क्वेश्चन रहेगा। इसका आप आंसर टेलीग्राम के ग्रुप में दे सकते हैं, चैट ग्रुप में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको इस PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी वीडियो ख़त्म होने के बाद ही। लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, कल संडे है तो कल हमारी PDF नहीं आएगी तो वीडियो भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है भाई, 100 साल ख़त्म हुए हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की नीसा इंस्टीट्यूट के। नीसा मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेकेंडरी एग्रीकल्चर। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो ICAR नीसा 1924 में शुरू हुई थी, तब उसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स। फिर 2022 में इसका नाम बदल के नीसा कर दिया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेकेंडरी एग्रीकल्चर। ठीक है, और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब ये सेकेंडरी एग्रीकल्चर होता क्या है? एग्रीकल्चर हमें पता है, नॉर्मल एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी एडिशनल वैल्यूज़ होती है या फिर अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है जो उसके साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि भाई आपका खेत है, साथ ही साथ आपने गाय भैंस रखी हुई है, तो वो एडिशनल एग्रीकल्चर हो गया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे रखा है भाई, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रीकल्चर टूरिज्म, इट्स ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। इन शॉर्ट, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई जो अदर एक्टिविटीज़ होती है उसको सेकेंडरी एग्रीकल्चर में हम काउंट करते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा क्या आएगा जाके, समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कोई रेसिड्यू है, कोई कचरा है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो कोई यूज़फुल वर्क में, जैसे कि कोई बायोमास बना दिया। ठीक है, या फिर कोई दवाई में यूज़ कर लिया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिकल, या फिर कोई फूड में यूज़ कर लिया, तो ये सब सेकेंडरी एग्रीकल्चर का पार्ट होगी। और इधर एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि हम ऑयल बनाते हैं फ्रॉम राइस ब्रान, फिर जैगरी बनाते हैं फ्रॉम शुगर केन, फिर पिकल्स बनाते हैं, विटामिन्स बनाते हैं फ्रॉम ग्रेन्स, ये सब सेकेंडरी एग्रीकल्चर का पार्ट है। ओके, ग्रोथ पोटेंशियल देखो इसमें बहुत हाई है। इवन कई बार तो जितना आप एग्रीकल्चर से नहीं समझ सकते उतना सेकेंडरी एग्रीकल्चर से कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई कंज्यूमर डिमांड बहुत ही हाई है रेडी टू ईट फूड्स की और फंक्शनल फूड्स की। इवन अभी ना इंडिया में कल्चर चेंज होता जा रहा है। पहले इंडिया था कि सस्ती चीज़ों के पीछे भागने वाला, अब इंडिया क्वालिटी चीज़ें चाहता है, क्योंकि परचेसिंग पावर हाई हो गई है इंडिया की। परचेसिंग पावर की बात करें तो इंडिया भाई थर्ड आता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, फिर भाई अनकन्वेंशनल रेन्यूएबल एग्रो बायो रिसोर्सेज की भी डिमांड रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। एग्रो बायो रिसोर्स जैसे वो बायोमास हो गया, ठीक है, कोई बायोगैस हो गया। फिर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स भी बढ़ रहे हैं। येस, इवन हम बोलते भी है ना भाई कि एग्रीकल्चर वेस्ट से या फिर शुगर केन के वेस्ट से हम इथेनॉल बना देंगे। फिर इथेनॉल को हम क्या करते हैं? पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं। E10 E20 हमारा टारगेट है। अभी जो हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं वो E10 वाला यूज़ कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम E20 तक पहुंचाएंगे बाई 2030। यस, तो ये एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट है ना, ये सब सेकेंडरी एग्रीकल्चर में आता है। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले तो ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप इसको पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हो। फिर फार्मर्स की इनकम भी बढ़ा देगा डेफिनेटली, जैसे कि बी कीपिंग, लैक कल्चर। फिर भी वैल्यू एडिशन करेगा ये आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी में। और फिर कॉटेज इंडस्ट्री का इधर एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, कि भाई प्रमोट एग्रीकल्चर, रूरल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन यूजेज टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए ये कोटाज इंडस्ट्री आया ना, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कोटाज इंडस्ट्री वाली बात हमने DPSP में कौन से आर्टिकल में करके रखी है। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। DPSP में कौन से आर्टिकल में हम कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं? कौन सा प्रिंसिपल है वो? चैलेंजेस क्या क्या है भाई अभी सेकेंडरी एग्रीकल्चर के साथ? तो जो भी हम इंडस्ट्रीज़ बोल रहे हैं ना कि भाई इसका ये यूज़ हो सकता है, इसका ये यूज़ हो सकता है, ये सब टेक्नोलॉजीज़ अभी नेसेंट स्टेज में, अभी इतना डेवलप हुई नहीं है। फिर भाई स्मॉल साइज़ है लैंड होल्डिंग की। अभी एक फार्मर है, 1 एकड़ का खेत लेके चल रहा है, उसके पास सेकेंडरी एग्रीकल्चर में जो भी प्रोड्यूस होगा वो भी इतना सा होगा, एकदम छोटा। अभी इसका कलेक्शन करना, एक जगह पे लेके जाना, फिर उसका यूटिलाइजेशन करना इज़ हार्ड। ठीक है, तो फार्मर खुद सोचा कि यार इतने से माल को अभी क्या ही बेचें और क्या ही करना, इससे अच्छा जला दो, ख़त्म करो। तो इट इज़ हार्ड। फिर भाई लैक ऑफ रिसर्च, हम इतना काम ही नहीं करते हैं टेक्नोलॉजी को, और हमारा इतना रिसर्च नहीं है। एंड इवन अवेयरनेस भी बनी है बहुत सारे फार्मर्स को कि ऐसा भी हो सकता है। ये आर्टिकल आपका GS3 का पार्ट है, डायरेक्टली हो सकता है आपको ये काम ना आए,
बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली काम आएगा, ठीक है। आप इसको दूसरे आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर कैसे हमारे नॉर्मल एग्रीकल्चर में फ़ायदा कर सकता है, या फिर कैसे फार्मर के इनकम को हम बढ़ा सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। इनडायरेक्टली आप इसको यूज़ बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, इवन पॉइंट सब पॉइंट्स में कर पाओगे, ठीक है। चलिए फिर भाई पीएम मित्र, देखो भाई हमने 2021 में ये स्कीम अनाउंस की थी, पीएम मित्र पार्क। इसमें हमारा मेन फोकस क्या है कि हम 7 पीएम मित्र पार्क बनाएंगे। मित्र का मतलब क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। देखो इंटीग्रेटेड है इधर वर्ड, उसको हमें ध्यान देना है। और किसके लिए है? तो टेक्सटाइल एंड अपैरल्स के लिए। ग्रेट। अभी 7 जगह पे हम बनाने वाले हैं। उधर जो महाराष्ट्र में था वो डेवलप्ड हो रहा है, तो उसके रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। और कौन कौन सी जगह पे है? तो तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। किसके अंदर बन रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर बन रहा है। इसका मेन विजन क्या है? विजन है 5F विजन। 5F विजन मतलब फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। आप समझ रहे हैं मतलब, ठीक है, कि फार्म से हम जो भी कॉटन आएगा उसको फाइबर में बदलेंगे, फाइबर को हम फैक्ट्री में लेके जाएंगे, वो फैक्ट्री कुछ जो भी फैशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो कपड़े वपड़े बनाएगी जो भी, और फिर इस कपड़ों को या फिर इस फैशन के मटेरियल्स को हम फॉरेन तक एक्सपोर्ट करेंगे। तो पूरा का पूरा हमें विजन देखता है कि कैसे फार्म से लेकर एक्सपोर्ट तक की हमारी सफ़र है। ओके, एम क्या है हमारा? तो हम लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड पार्क बना है जहाँ पे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हर एक टाइप की मौजूद हो। देखो ये पार्क कैसा होगा, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कपड़े बनाने के लिए जो भी इंडस्ट्रीज़ या फिर जो भी स्टेजेस में काम चलता है वो सारा का सारा इधर आपका हो जाएगा, ठीक है। हालांकि एग्जांपल जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे ही अवेलेबल है। फिर भाई कपड़ों में कलर करना होता है तो प्रिंटिंग या फिर डाइंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट की ऑफिसेज भी यहाँ पे ही अवेलेबल है। तो सब कुछ यहाँ पे ही है। फार्मर के पास जो अपना हम कॉटन लेके आते हैं वो एरियाज़ भी बाजू में ही पड़ता है। तो ये सब एक ही जगह पे होता है, इसीलिए इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी टेक्सटाइल के ऊपर इतनी सारी बात हो रही है, सॉरी 2 पॉइंट रह गए, माफ़ करना। तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है? तो सेंटर एंड स्टेट मिलकर करेंगी स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है? तो कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए हम कोई इनिशिएटिव लेके आते हैं, कोई प्रोग्राम लेके आते हैं, तो वो होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये एक स्कीम का सब स्कीम हो सकती है, ये पर्टिकुलर कोई डिफरेंट स्कीम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका मेन फोकस क्या होता है कि कोई जो हमें ये स्कीम या फिर कोई इनिशिएटिव है उसको फुलफिल करना। ओके, एलिजिबिलिटी या फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है भाई? 1000 एकड़ जितना लैंड होना चाहिए, और जो भी स्टेट है उसके पास पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो लैंड आपका है वो कंटिन्यूस हो, एक साथ हो। इसमें ना हो कि भाई 1 किलोमीटर है फिर बीच में कोई बड़ा से एरिया में दूसरा रहे, फिर वही 1 किलोमीटर है, तो वो तो बकवास हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड कैसे हुआ यार, ठीक है। और ये ब्राउन फील्ड या ग्रीन फील्ड दोनों चल सकता है। ग्रीन फील्ड क्या होता है कि शुरू से स्टार्ट करना, मतलब एकदम आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब पहले कुछ था ही नहीं, इंडस्ट्री को आपने इस्टेब्लिश किया। और ब्राउन फील्ड क्या है? तो ऑलरेडी कुछ था बना हुआ बट काम इतना अच्छे से नहीं चल रहा था, आपने वरी से उसको रिस्टोर किया, रीडेवलप किया, ठीक है, तो वो ब्राउन फील्ड हो गया, ठीक है। चलिए अभी हम टेक्सटाइल के रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। इतना हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, कपड़े की बात करें तो क्या है? तो भाई इंडिया 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल एंड अपैरल्स का, उधर ही हम स्कीम की बात कर रहे हैं। फिर जितना भी हम जीडीपी है हमारी, उसमें से 1% ऑफ जीडीपी सिर्फ ये टेक्सटाइल से आती है। फिर भाई जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें से 15% एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्सटाइल का है, और अराउंड 45 मिलियन लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी देखो, अगर टेक्सटाइल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है ना, तो ये आपका इंट्रो हो सकता है, डेटा बेस्ड इंट्रो। इंट्रोडक्शन ना बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, कि समझ लीजिए एक इंट्रोडक्शन है, जैसा कि कोई भी पूछा हुआ उस पर आपने डेफिनेशन है तो आपने डेफिनेशन बता दी, ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा, कोई डेटा आपको पता है तो आपने डेटा बेस्ड इंट्रो बना दिया। फिर कोई करंट की चीज़ आपको पता है, वो क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आपने वो करंट की चीज़ बता दी कि भाई अभी अभी ऐसा चल रहा है।
और फिर कोटेशन बेस भी हो सकता है कि उस चीज़ के रिलेटेड कोई कोट है आपके पास तो आपने वो कोट दे दिया, ठीक है। तो इस सारे तरीके से आप इंट्रोडक्शन ला सकते हैं, कर सकते हैं। और हाँ, जितना आपका पूरा का पूरा पेपर है ना, उसमें जितना अलग अलग तरीके से इंट्रोडक्शन आपका हो वो सबसे बेटर होता है, ठीक है। कोई भी एक थीम से आप इंट्रोडक्शन सब में एक जैसे ही चिपका रहे हो तो आपको मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए कभी हम वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। इफ़ यू वांट टू नो जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक इट हैपन। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भाई बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। हम ये पीएम मित्र पार्क बना रहे हैं उसके, तो भाई लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी कम हो जाएंगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। फॉर्म स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ एक लोकेशन पे है। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ऐसा बोल रहे हैं कि भाई एक पार्क अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से 1 लाख डायरेक्टली और 2 लाख इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट कर सकता है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 9 को हम अचीव कर पाएंगे। दैट मीन्स बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन। ग्रेट, इधर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इनोवेशन भी कुछ हद तक आप कह सकते हो। फिर अदर इनिशिएटिव क्या क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम प्रमोट करने के लिए, तो भाई समर स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। इधर हम स्किल्ड मैन पावर को स्किल सिखाते हैं मैन पावर को। फिर भाई अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, इसमें बस फंड रखते हैं हम ताकि इसके साथ जुड़ी हुई जो भी टेक्नोलॉजी है उसको हम अपग्रेड कर पाएँ। फिर भाई नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होती है? जो टेक्सटाइल आपको अलग अलग कामों में काम आए, जैसे कि भाई डिफेंस में काम आ रही है, ठीक है, स्पेस में काम आ रही है, तो ऐसी टेक्सटाइल को टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं कि जिसका कोई पर्टिकुलर वर्क है। फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी है। PLI आपको मैंने 50 बार बताया, ठीक है। PLI स्कीम क्या होती है कि जितना प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव मिलेगा। इट इज़ PLI स्कीम। ग्रेट। तो ये पूरा का पूरा आपका टेक्सटाइल का हो चुका है। इसके ऊपर घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछे ना आपको आना चाहिए, ठीक है। इवन आज ही मैंने वो GS1 का पेपर देखा जो आया है अभी 25/4 की एग्ज़ाम में। हमने कल परसों ही डिस्कस किया था रीजनल डिस्पैरिटीज़, और उसका मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ के ऊपर। और आप अगर क्वेश्चन देखोगे उस पेपर में तो उधर वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके जैसा क्वेश्चन रीजनल डिस्पैरिटीज़ के ऊपर। इससे हमें पता क्या चलता है कि हम जो रोज़ कर रहे हैं ना बस बस ईमानदारी से करें। सो मेंस इज़ नॉट दैट मच हार्ड, ठीक है। बस हमारे अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए कि हम ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं और रोज़ कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट ने भी अप्रूव किया है डेवलपमेंट ऑफ वीनस ऑर्बिटल मिशन, ठीक। इन शॉर्ट क्या था कि भाई हमने मार्स पे भेजा था ना वो मंगलयान अपना, कि मार्स पे ये मार्स पे ऐसे घूमेगा और सब कुछ देखेगा मार्स पे क्या चल रहा है। हाँ, फिर हम अब कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि भाई वीनस पे भी हम मिशन भेजेंगे। वीनस के प्लानट के आजू बाजू हमारा सैटेलाइट जाएगा और वो ऑर्बिट करेगा। क्या देखेगा? तो वीनस में क्या क्या चल रहा है वो सब देखेगा, वीनस को स्टडी करेगा, दैट्स इट, ठीक है। चलिए कौन बना रहा है भाई? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना रहा है, डेफिनेटली। ओके, सिग्निफिकेंस क्या होगा भाई इसका? तो भाई वीनस के सरफेस को हमें जानना मिलेगा, फिर एटमॉस्फेयर को जानने मिलेगा, सन के ऊपर का वीनस का क्या इफेक्ट होता है एटमॉस्फेयर का वो हम जान पाएंगे। फिर वीनस को ना हमारा सिस्टर प्लैनेट भी बोला जाता है, अर्थ ट्विन बोला जाता है। तो अर्थ ट्विन के ऊपर क्या इवोल्यूशन हुआ है, कैसे हुआ है, वो हम जान पाएंगे भाई। फिर भाई फ्यूचर अगर कोई हमें मिशन करना है तो उसके रिलेटेड हमें और भी गेन्स मिल जाएंगे। पता चलेगा कि ये हमसे गलती हुई थी, इस बार ये नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और फिर इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा और टेक्नोलॉजी स्पिन ऑफ होगा, मतलब कि दूसरे सेक्टर में भी ये टेक्नोलॉजी आ सकती है और उसका फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। दैट्स इट। ये सब नॉर्मल बातें थी, बकवास बातें थी। अभी काम की बात है, ठीक है। वीनस, सबसे पहले तो हमारा सोलर सिस्टम देख लेते हैं, फिर हम वीनस को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये फोटो, ये है हमारा सोलर सिस्टम, ये सन है और ये सारे के सारे प्लैनेट्स हैं। मैं आपको प्लैनेट के कोड पहले भी बता चुका हूँ, एक और बार देखिए। मर्क्यूरी से शुरू होता है तो M, फिर वीनस फॉर V, फिर E फॉर अर्थ, फिर M अगेन, फिर JSUN, MVE, MJ सन, ठीक है, MVE, MJ सन, दैट्स इट। ये पूरा पूरा क्रोनोलॉजी में है।
अब ये सोलर सिस्टम के जितने भी प्लानट हैं ना, वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में सन को रिवॉल्व करते हैं। मतलब कि ये सन है, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज गुरु रिवॉल्व करते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन होती है। बट पॉइंट टू रिमेंबर क्या है भाई, तो जो भी प्लैनेट है, सारे के सारे प्लैनेट, वो भाई सन के अराउंड तो रिवॉल्व करते ही करते हैं, ठीक है, वो अपनी एक्सिस में भी रिवॉल्व करते हैं। मतलब जो जो जिधर खड़ा है वो खुद अपने में भी घूमते हैं, अपने जो पॉइंट है वहाँ पे भी ये घूमते रहते हैं, ठीक है। तो दो रोटेशन करते हैं, एक तो वो खुद रोटेट होते रहते हैं और दूसरा वो सन के आजू बाजू रिवॉल्व करते रहते हैं। तो देखो, जो भी खुद रोटेशन कर रहे हैं ना, मतलब ये जुपिटर है ना, तो जुपिटर भी ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 अपने आप में घूम रहा है, और ये घूमने के साथ साथ ये सन को भी ऑर्बिट कर रहा है। जस्ट लाइक क्रिकेट समझ लीजिए कि हम बॉल को अगर स्पिन कर रहे हैं तो बॉल तो घूमता जा ही रहा है, बट साथ साथ सामने बढ़ रहा है बॉल बैट्समैन की ओर, कि बॉल खुद भी रोटेट कर रहा है और सामने भी जा रहा है। सेम ये जुपिटर खुद भी रोटेट कर रहा है और अर्थ के सन के आजू बाजू भी घूम रहा है। तो दो चीज़ होती है, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन एक रोटेशन, ये दोनों करते हैं। और चीज़ क्या याद क्या रखनी है कि जो ये विनस है और दूसरा है अपना यूरेनस, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज अपना रोटेशन करते हैं। ये सन को तो घूमना वो तो सब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, पर दूसरे प्लैनेट क्लॉकवाइज अपने में रोटेशन करते हैं, मतलब अपने आप खुद ये क्लॉकवाइज करते हैं। और ये जो होते हैं वीनस और यूरेनस, ये एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और ये सब जो है बाकी सारे ये क्लॉकवाइज करते हैं। समझ गए आप, ठीक है। साथ ही साथ नॉर्मल फीचर्स हम देख लें तो देखो, प्लैनेट तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये क्रोनोलॉजी में आते हैं। आगे क्या है, तो मार्स जैसे ही ख़त्म होता है ना, MVEM, मार्स जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद शुरू हो जाता है हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है, एस्टेरॉयड क्या होता है, तो छोटे छोटे जो प्लैनेट तो नहीं बन पाए बट छोटे बड़े ऐसे ही घूम रहे हैं आसमान में। प्लैनेट तो नहीं बन पाए बट छोटे बड़े वैसे पत्थर घूम रहे हैं, वो एस्टेरॉयड होते हैं। अभी इसी एस्टेरॉयड की पूरी बेल्ट है, पूरा का पूरा ऐसे लाइन में बहुत सारे एक साथ हैं, उसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। तो वो मार्स के और जुपिटर के बीच में हमें मिलता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अगेन एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, इसको हम बोलते हैं कूपियर बेल्ट। ओके, फिर और हम आगे बढ़ते हैं तो अगेन दूसरी एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, उसको हम बोलते हैं ऊट क्लाउड, ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया, ये सन है, फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और फिर आ गई हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट। फिर भाई जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, फिर आ गई हमारी कूपियर बेल्ट, एंड फिर ऊट क्लाउड, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, तो AKO ऐसे भी याद रह जाएगा, वैसे सब हर जगह कोड की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे भी याद रह जाएगा, ठीक है। अपना जो ये प्लूटो था ना, प्लूटो, वो यहीं पे पड़ता है अपना। ये देखिए, ये कूपियर बेल्ट का पार्ट है प्लूटो, और छोटा है, देखो इससे भी बहुत सारे ये पड़े हुए हैं ना एस्टेरॉइड्स, इसीलिए हमने प्लूटो को हटा दिया कि ये तो बहुत छोटा है, ये ड्वार्फ प्लैनेट है, मतलब पूरी तरीके से प्लैनेट है ही नहीं, छोटा सा प्लैनेट है, दैट्स इट। और कौन से प्लैनेट में कौन क्या सबसे ज़्यादा कंपोनेंट है, तो भाई मर्क्यूरी के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिलता है, सॉरी नहीं सही है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। अभी क्या है, कुछ सोर्सेज में ना यहाँ पे ऐसा बताया कि मर्क्यूरी में सबसे ज़्यादा हीलियम मिलता है। अभी कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन मिलता है, बट यूजुअली ऑक्सीजन रखना, क्योंकि NCERT का डेटा वही है, ऑक्सीजन। फिर भाई वीनस में देखें तो 96% CO2 मिलता है, CO2 बहुत ज़्यादा है। अभी देखो, इतना CO2 क्या ह्यूमन लाइफ उधर रह सकती है, बिल्कुल नहीं रह सकती है। फिर अर्थ में नाइट्रोजन मिलता है, मार्स में CO2 अगेन, और फिर जितने भी प्लानट है, मतलब अपना ये एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाता है, उसके बाद के जितने भी प्लानट है उन सब में सबसे ज़्यादा हमें हाइड्रोजन देखने को मिलता है और हीलियम देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए इन एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद वाले प्लैनेट को हम गैशियस प्लैनेट बोलते हैं, और जो एस्टेरॉयड बेल्ट के पहले वाले प्लैनेट है उसको हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। ओके, दैट्स इट, इतना ही था। इम्पॉर्टेंट तो जो भी हमने सोलर सिस्टम में पढ़ना था पूरा पढ़ लिया। थोड़ा देखो वीडियो बड़ा हो रहा है, बट ज़रूरी भी है बताना। ये आपका ना स्टैटिक कवर मैं करवा रहा हूँ, सिर्फ करंट अफेयर नहीं बता रहा हूँ, ये आपका स्टैटिक है, ठीक है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस हमने देख लिया था, वीनस के बारे में देख लेते हैं। भाई अर्थ का नियरेस्ट प्लैनेट है, हाँ वो तो हमने कोड से भी वैसे ही पता चल रहा है, ठीक है।
फिर अर्थ का ट्विन बोलते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर इसका बहुत ही थिक है और हॉटेस्ट प्लानट है, यस। और देखो हॉटेस्ट प्लानट होगा ही ना, सबसे ज़्यादा कंपोजिशन क्या था, CO2, और CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो CO2 गर्म तो करेगी प्लानट को, तो इसीलिए हॉटेस्ट प्लानट है। फिर भाई इसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिक है, और यहाँ पे बड़े बड़े क्लाउड्स भी हमें देखने को मिलते हैं, टॉक्सिक क्लाउड, सल्फ्यूरिक एसिड के बने। हमारा यहाँ पे जैसे बारिश हो रही है ना, वहाँ पे एसिड पड़ता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और क्यों पड़ता है भाई, तो वहाँ पे एक और रीज़न है कि वहाँ पे हमें फॉस्फाइन भी मिलता है। अभी देखो फॉस्फाइन जो है ना, वो कुछ हद तक लाइफ जनरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा बोला जाता है कि भाई अर्थ पे जब लाइफ डेवलप हो रही थी तो उसमें वन ऑफ द एलिमेंट फॉस्फाइन भी था। वैसे ही कि मर्क्यूरी पे भी अगर हमें फॉस्फाइन मिलता है तो चांसेस है कि वहाँ पे भी माइक्रोबियल लाइफ डेवलप हो सके, ठीक है। और आखिरी पॉइंट कि वीनस अलॉन्ग विथ यूरेनस रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। मैंने बता दिया वो खुद अपनी एक्सिस पे रोटेट, ठीक है। सन को तो सारे के सारे साथ में ही करते हैं, एक ही दिशा में करते हैं, ऐसे ही जाएंगे सारे के सारे, पर अपनी एक्सिस पे अपने आप खुद ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है। ऑल अदर प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। चलिए अभी वीनस के मिशन कौन कौन से हैं, जो पहले हो गए वो ठीक है। सबसे पहला देखो US का था मेरिनर 2, और ये सक्सेसफुल फ्लाइट थी डेफिनेटली। फिर वेनेरा का हुआ, ये रशिया का था, सोवियत यूनियन का। इनकी फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग हुई, ठीक है, जो आराम से लैंड हुआ। फिर भी मैगेलन था, इन्होंने फर्स्ट रडार मैपिंग लगाई थी। फिर अकात्सुकी था, ये भाई वीनस का एटमॉस्फेयर स्टडी करने के लिए गया था। फिर अभी के लिए कौन सा है जो कि पूछा जा सकता है, तो दा विंची है, V फॉर वीनस याद रख लीजिए। और फिर वेरिटास है, अगेन V फॉर वीनस याद रख लीजिए। एन इनविजन है, अगेन V फॉर वीनस याद रख लीजिए, ठीक है। तो दा विंची, वेरिटास, एन वीनस, एन एनविजन, ये सारे के सारे वीनस के मिशन है, ठीक है। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके हैं ये एनविजन है ना, वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, जबकि दा विंची और वेरिटास नासा के हैं। फिर भाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है रूल 3 ऑफ IT सेक्शन, रूल 3 ऑफ IT रूल्स, जो कि फैक्ट चेक यूनिट के बारे में बात करता था। अभी देखो ये मैंने कवर खुद किया ही था, थोड़े टाइम पहले ही था। और ये वर्डिक कौन से जजमेंट में आई, तो कुणाल कामरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अभी आपको नहीं पता है तो पता पापा कि कुणाल कामरा इज़ स्टैंड अप कॉमेडियन, और उनका काफ़ी टाइम से ये कंट्रोवर्शियल केस चल रहा था, उससे रिलेटेड ये जजमेंट आ गया है। देखो इन शॉर्ट फैक्ट चेक यूनिट क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन मार्केट में घूम रही है उसको चेक करना कि ये सही है कि नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो, कोई फेक न्यूज़ हो, वॉट एवर। बट इस रूल के अंदर दिक्कत क्या थी, क्यों हमने इसको बंद करवाया, कि भाई इधर देख लेना कि फैक्ट चेक यूनिट की जो हमने डेफिनेशन रखी थी ना, वो काफ़ी वेग रखी थी। यहाँ पे फोकस करना कि हमने बता ही नहीं था कि कौन सी न्यूज़ हम डिस्कस बताएंगे कि ये फेक न्यूज़ है, या फिर कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन है, ये क्या है, इसको हमने क्लियर ही नहीं किया था। इसके चलते ये लोग क्या करते थे कि कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है तो उसको अरेस्ट कर लो, इसीलिए हमने हटा दिया, ठीक है। कि कौन सा हटा है, तो सेक्शन 3 ऑफ IT रूल्स 2021। IT रूल्स को फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस फॉर डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ओके। और हमने क्यों हटाया, क्या बोला, तो इट इज़ वायोलेटिव प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से, तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, क्लॉज 1G जो कि प्रैक्टिस एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन की बात करता है, एंड ऑल्सो आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ग्रेट। और भाई ये फेल करता था टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को भी, बाकी सब ठीक है। देख लेते हैं टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, तो लेजिटिमेसी कि कोई लॉ के साथ ये वैलिड है कि नहीं उसको चेक करना। फिर सूटेबिलिटी कि लॉ के साथ ये इफेक्टिवली सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर भाई नेसेसिटी कंसिडर करना कि वेदर ये ज़रूरी भी है कि नहीं है, या फिर ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि इसका अल्टरनेटिव ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है। फिर बैलेंसिंग कि भाई हमें बैलेंस करना पड़ता है कि किसी के राइट तो इससे वायलेट नहीं हो रहे हैं, इससे हो रहे थे तो हमने ये हटा दिया, ठीक है। बाकी कुछ खास इस न्यूज़ में है नहीं। बाकी यहाँ फैक्ट चेक यूनिट को आप व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हो, दूसरे जब जो प्राइवेट फर्म्स के होते हैं जैसे NDTV का, IBTV का, उसको आप फॉलो कर लो तो आपको पता चल रहा रहेगा कि कौन सी फेक न्यूज़ चल रही है मार्केट में और किस पे भरोसा नहीं करना है, ओके भाई। फिर इस पर फोकस करियो, कंसर्न रेज विद वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है कि वर्क को और अपनी लाइफ को बैलेंस करना, वर्क
एंड लाइफ दोनों को बैलेंस करना। अभी देखो ये हो नहीं पाता है। ये न्यूज़ में क्यों आता? रिसेंटली तो अर्नेस्ट यंग कंपनी है, उनके जो एम्प्लॉय थे बहुत ही पैसा कमाने वाले, उन्होंने सुसाइड कर ली थी, इसलिए न्यूज़ में था। ठीक है, क्यों ऐसा होता है आप खुद को भी पता है, खुद अपना भी दिमाग खोलना है और यहाँ पे लिखा है उसको भी देखना है। तो भाई आईलो का डेटा है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जितना भी वर्क का लोड होता है ना, उसमें इंडिया भाई टॉप करता है, मस्त चल काम करता है कि इतना वर्कलोड दे देते हैं कि एम्प्लॉय काम ही नहीं कर पाते हैं ठीक से। ओवरवर्कड कंट्री है इंडिया। हमारी रैंक आती है पूरे वर्ल्ड में सेकंड आफ्टर भूटान, जिधर एम्प्लॉय जो है वो वर्क करता है मोर देन 49 आवर पर वीक। ठीक है, 49 आवर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो हमने कायदा ही क्या रखा है कि कम से कम 8 घंटे तो हमारा काम होता ही है। ठीक है, अभी 8 घंटे भी देखो तो आपको 7 दिन काम करना है वीकली, तो भी आपके 56 आवर्स हो जाएंगे और 49 से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जबकि कुछ कुछ कंट्रीज़ है जैसे कि पैसिफिक आइलैंड्स की कंट्री किरीबाती, वेनाटू, वहाँ पे कितना भाई एवरेज है टाइम वीकली, तो 24 आवर्स, आधे से भी कम इंडिया के। तो बहुत बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है भाई, इंडिया का अराउंड क्या बोलते हैं एवरेज हम कितना काम करते हैं, तो 46.7 आवर। अब ये टॉप कंपनीज़ का भी काउंट हो जाता है और बकवासी कंपनीज़ का भी काउंट हो जाता है। ठीक है, चलिए ये बस आपको ध्यान रखना है कि ओवरवर्क कंट्री है इंडिया एज पर आईलो। ओके, फैक्टर कौन कौन से हैं, क्यों भाई वर्क लाइफ बैलेंस में दिक्कतें आ रही है हमें? तो भाई रिमोट वर्क, जब से ये कोविड पेंडेमिक आया उसके बाद वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, और वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया तो सब इतना काम दे देते कि भाई घर पे ही हो, बैठे बैठे करते रहो काम पूरा दिन। फिर भाई दूसरा है जेंडर बायसनेस। ये वुमेन को इम्पैक्ट करता है कि वुमेन के ऊपर 2 जिम्मेदारी हमेशा होती है कि आपको घर भी संभालना है और ऑफिस भी संभालना है। तो इसमें वर्क और लाइफ को बैलेंस करना काफ़ी दिक्कत हो जाता है। इवन रिपोर्ट बताती है कि ओनली 32% वुमन ही है जो एक्चुअली मेंटेन कर पाती है, और ये भी मैं बोलता हूँ बहुत ही बड़ा नंबर दे दिया। एक्चुअली इतना भी नहीं होगा, क्योंकि सर्वे जो होता है वो टॉप का ही होता है, ग्राउंड लेवल तक सर्वे पहुँच नहीं पाता है। 32%, मैं तो बोलता हूँ ओनली 3 to 5% ही होगी जो एक्चुअली कर पाते होंगे। बाकी क्या होता है, इनडायरेक्टली लड़ाई झगड़े होते हैं, सुनना पड़ता है, डिवोर्सेस होते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी इंडस्ट्रीज फोकस ऑन काउंटिंग आवर्स। अभी इंडस्ट्री क्या करती है, वो ये देखती है कि भाई एम्प्लॉय कितने घंटे काम कर रहा है, और जितना ज़्यादा काम कर रहा है उतना अच्छा एम्प्लॉय है। बल्कि ये नहीं देखती है कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी है। हो सकता है वो 5 घंटे में ही आपको 10 लाख का आउटपुट दे दे, जबकि कोई बंदा 10 घंटा भी काम करके 2 लाख का भी आउटपुट नहीं दे पा रहा हो। और कंपनी करती है आवर्स पे फोकस। फिर भाई इनफॉर्मल इकोनॉमी। अभी देखो ये सब तो हो गया फॉर्मल बात। इनफॉर्मल जो आपके दुकान के किराने पे जो काम करते हैं लड़के, वो, फिर जो चाइनीज़ की ठेली लगाए बैठे हैं वो, यहाँ पे तो वर्क आवर को आप गिनो ही मत, क्योंकि पूरे पूरे दिन काम करते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर्स है जो कि लैक ऑफ वर्क एंड लाइफ बैलेंस को हमारे दिखाते हैं। ठीक है, रीज़न बताते हैं। इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं भाई? सबसे पहले तो हेल्थ, जो ज़्यादा काम करता है उसके ऊपर स्ट्रोक का, स्ट्रेस का और मेंटल वेलबींग ख़त्म हो जाती है। प्रोडक्टिविटी, डेफिनेटली आप लगातार 10 घंटे काम करोगे आपकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी। फिर सोशल इम्पैक्ट भी होते हैं कि आप अगर एंगेज ही नहीं हो आपके घर के साथ, फैमिली के साथ, तो आपका सोशली भी भाई रिलेशनशिप धीरे धीरे ख़राब होते जाएंगे। यस, आप खुद ही सोचोगे कि बहुत सारे दोस्त होते हैं, यार तू तो बहुत बिजी हो गया, तू तो मिलता ही नहीं है। अरे वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आगे क्या है, स्टेप्स दैट कैन टेकन वर्क लाइफ बैलेंस, क्या हमें करना चाहिए? तो भाई लिमिट कर दो कि 40 घंटे से ज़्यादा वीकली काम नहीं होगा। फिर राइट टू डिस्कनेक्ट कर दो कि आपको भाई फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में ये राइट है एक्चुअली कि डिस्कनेक्ट, कि मुझे भाई काम नहीं करना है, आई एम ऑन लीव। इंडिया में ऐसा राइट नहीं दे रखा है, हालांकि हमने लीव का राइट दिया है, आप PL रख सकते हो, CL रख सकते हो, वो अलग बात है। ठीक है, ऑलरेडी लीगल प्रोविजंस क्या क्या अवेलेबल है वर्किंग आवर्स को रिलेटेड। तो आईलो का, अभी देखो आईलो वो तो मैंने बताया नहीं। आईलो का मतलब क्या है भाई? तो आईलो मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया के जितने भी लेबर हैं, जितने भी वर्कर हैं, उन सब के लिए काम करती है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर भाई आईलो के आवर्स ऑफ वर्क कन्वेंशन 1990s में डिसाइडेड है कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन के अंदर 48 आवर्स जितना काम होना चाहिए। ठीक है, सॉरी उल्टा फुल्टा बोल गया, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के अंदर 8 घंटे या फिर वीक के अंदर 48 आवर्स जितना काम होना चाहिए। इंडिया ये फॉलो करता है कायदे से, पर हर जगह होता नहीं है।
बहुत सारी कंपनीज़ में होता है कि 8 घंटे काम करो। फिर भाई इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट में हमने बोला है कि भाई 48 आवर्स से ज़्यादा आप काम नहीं ले सकते हो। फिर वीकली हॉलीडेज़ एक्ट में बोला है कि आपको वीकली हॉलीडे मिलना ही मिलना चाहिए। दैट्स इट, इतने ही प्रोविजन से ज़्यादा हम इसके ऊपर चर्चा करते नहीं हैं, इंडिया में इतना वो चलता नहीं है। ऊपर से थोड़े टाइम पहले तो स्टेटमेंट आई थी नारायण मूर्ति जी की कि भाई हमें वर्किंग आवर्स को 14-15 घंटे कर देना चाहिए, मतलब 12 घंटे शायद था, कितना कर देना चाहिए। अभी इतना अगर काम आप बढ़ा दोगे तो बंदे का प्रोडक्टिविटी कितना गिर जाएगा। तो इसको आप यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है, अपने आंसर्स में कि भाई जो प्रोफेशनल हैं ऑलरेडी अपनी फील्ड में वो भी ये बोलते हैं कि वर्क आवर्स को बढ़ाइए, तो कैसे चलेगा। ठीक है, ये पार्ट है आपका GS1 का और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दे के करिए ना, करना है हमें। ठीक है, फिर है कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि आप इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मेंबर बन जाइए। ठीक है, ओके। व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? तो बिग कैट क्या होती है, जो बड़ी बड़ी कैट की फैमिली क्या है, तो जो हमारा लायन है, चीता है, टाइगर है, ये सब कैट फैमिली से आते हैं, इन सबको हम कैट फैमिली कहते हैं। तो भाई इसी सब बिग कैट्स को, बड़ी कैट्स को प्रोटेक्ट करने का जो भी काम करता है, उसमें ग्लोबल कॉपरेशन करना है, कंजर्वेशन करना है, उसके लिए हम लेके आए हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, इसके अंदर मेनली 7 बिग कैट को हम शामिल करते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, पूमा। ठीक है, इंडिया के पास ये सारी की सारी है एक्सेप्ट जैगुआर एंड प्यूमा। ठीक है, ये हमारे इंडिया में नहीं मिलती है जनरली। ये फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसने लॉन्च किया था? तो इंडिया ने ही लॉन्च किया था 50 साल ख़त्म होने के प्रोजेक्ट टाइगर के कब लॉन्च हुआ था? तो 1973 में 50 साल ख़त्म हुए उसके, तब हमने ये लॉन्च किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ओके, इसमें हर एक कंट्री पार्ट ले सकती है, जो भी चाहे वो पार्टिसिपेट हो सकता है। ठीक है, ऑल UN मेंबर कंट्रीज़ कैन एलिजिबल। और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी काम करती रहती है वाइल्ड लाइफ के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन 9 ऑर्गेनाइजेशन भी इसकी पार्ट है। ठीक है, फंडिंग भाई 150 करोड़ जितनी मिली हुई है। ठीक है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है भाई? तो जो कीस्टोन स्पीसीज़ होती है उसके लिए बहुत फ़ायदा देगा भाई। कीस्टोन स्पीसीज़ क्या होती है भाई? तो कोई भी हैबिटाट इकोसिस्टम के अंदर कोई स्पीसी है जिसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, की रोल है, तो बस वो कीस्टोन स्पीसीज़ है, दैट्स इट। ठीक है, बहुत गहराई में नहीं जाते, ऊपर से की रोल है उसका उस इकोसिस्टम के अंदर, तो वो कीस्टोन स्पीसीज़ है। की रोल क्या होता है कि भाई वो अगर आप हटा दोगे ना, तो जो पूरी की पूरी साइकिल है इकोसिस्टम की, वो ही गड़बड़ा जाएगी। फिर भाई कीपिंग इकोसिस्टम हेल्दी, यस, प्रेडेटर और एपेक्स प्रेडेटर होंगे तभी इकोसिस्टम ठीक से रह पाएगी, वरना क्या होगा कि हर्बीवोरस इतने बढ़ जाएंगे। अभी देखो ये एपेक्स प्रेडेटर जो भी है, शेर, चीता है, वो खाते हैं हिरन, गाय, भैंस को। अगर इनको ही आप हटा दोगे तो गाय भैंस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जितना हमारे सामने इसके लिए बायोडाइवर्सिटी नहीं है, ग्रासलैंड्स नहीं है इतने सारे, तो ये किधर आएंगे? ये सिटीज़ में आते जाएंगे, मतलब पूरा पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा इन शॉर्ट। फिर सपोर्ट इकोनॉमी, यस, कि इससे आप भाई इको टूरिज्म कर सकते हो कि शेर, चीता है तो बाहर से लोग आएंगे आपके यहाँ पे देखने के लिए। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि गुजरात के अंदर ना, इवन पूरे भारत के अंदर आपको अगर लायन देखने हैं तो आपको गुजरात के अंदर आने पड़ेगा, गिर फॉरेस्ट में। तो देखो सिर्फ लायन देखने के लिए हो सकता है ना कि आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत सारे लोग आते होंगे, और इंडिया से तो आते ही आते होंगे, तो सिर्फ इसी से आपका कितना इको टूरिज्म बढ़ जाएगा। और फिर वो यहाँ आ रहे हैं तो रास्ते में खाएंगे पिएंगे, पेट्रोल यूज़ करेंगे, होटल्स में रुकेंगे, तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी कनेक्ट होती है सिर्फ एक शेर की वजह से, इसीलिए इट सपोर्ट्स इकोनॉमी। फिर वही कंजर्वेशन स्टेटस देख लेते हैं बिग कैट्स का, जैसे कि टाइगर है वो इंडेंजर्ड है, लायन, चीता वल्नरेबल है, लायन, चीता, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल है, फिर जैगुआर है वो नियर थ्रेटन है, और पूमा है वो लीस्ट कंसर्न है। ऑल 5 बिग कैट्स इंडिया में पाए जाते हैं एक्सेप्ट, हमने ऊपर देख लिया, जैगुआर एंड प्यूमा। और ये सारे के सारे जो भी 5 पाए जाते हैं वो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अंडर लिस्टेड है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो अभी शेड्यूल 1 और 4 भी मैं आपको 1 to 4 भी आपको बता देता हूँ। 1 मतलब ऐसी एनिमल स्पीशीज़ जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 2 मतलब ऐसी स्पीशीज़ जिसको प्रोटेक्ट करना कम ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है बट 1 जितना नहीं है। फिर 3 में आता है पेड़ पौधे वाली प्लांट स्पीशीज़, और 4 में आता है वो जो भी स्पीशीज़ जो साइट्स के अंदर इंक्लूडेड है। अभी साइट्स क्या है? तो साइट्स भी वही करता है, एनिमल स्पीशीज़ का जो ट्रेड होता है ना,
एनिमल फ्लोरल या फिर फोना, पेड़ पौधे या फिर जानवर, उसको ये कंट्रोल करता है। तो जो भी साइट्स के अंदर इंक्लूडेड है उसको हमने 4 में डाला है। ये पर्टिकुलर 4 अलग से है सिर्फ साइट्स का इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। जो भी साइट्स में है वो 4 के अंदर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी शॉर्ट न्यूज़ है। शॉर्ट न्यूज़ देखो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो मैं जल्दी थोड़ा भगाने की काम करूँगा। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले कर लेते हैं, क्रिटिकलिटी। अभी देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, ठीक है। उसके अंदर एनर्जी कैसे जनरेट होती है? तो फिजन के थ्रू जनरेट होती है। फिजन कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो। फिजन के थ्रू होती है। 2 टाइप के होते हैं, एक फिजन होता है, एक फ्यूजन होता है। फ्यूजन जो होता है ना वो सन में होता है, हमारे यहाँ पे नहीं होता है। हम जो जनरेट करते हैं वो फिजन के थ्रू जनरेट करते हैं। फिजन, फिजन मतलब कोई भी एटम है ना उसको 2 पार्ट में तोड़ देना, और इस तोड़ने से जो भी एनर्जी निकली है उसको यूज़ करना, दैट्स इट। फ्यूजन क्या होता है? तो 2 पार्टिकल हैं ऑलरेडी अवेलेबल, उन दोनों को जोड़ देना और उससे जो एनर्जी निकलती है उसका यूटिलाइजेशन करना, दैट्स इट। जो सन में होता है, सूर्य में, वो फ्यूजन होता है, वो एटम्स को जोड़ता है, वो एनर्जी लेता है। जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो होता है वो फिजन होता है, ठीक है। अभी क्लियर है आपको? अब ये फिजन कैसे काम करता है तो समझ लीजिए, हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके अंदर हम फ्यूल डालेंगे, एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे यूरेनियम 235। फिर इसके ऊपर हम स्टार्टिंग में एनर्जी डालेंगे और उसको तोड़ देंगे, ये टूटेगा न्यूट्रॉन में और अदर पार्टिकल्स में। अब ये जो न्यूट्रॉन में टूटा है ना, ये एकदम ही गर्म होता है, एकदम ही हीट वाला होता है। तो अभी इस हीट को हम वाटर के साथ कंबाइन करते हैं। अभी हीट वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? स्टीम बनेगा। अब बस इसी स्टीम को हम यूज़ करते हुए, कोई टरबाइन हमने रखा होगा, पंखा रखा होगा, उस पंखे को घुमाएंगे और वो पंखा घूमेगा तो उससे एनर्जी निकलेगी, दैट्स इट। इसी तरीके से काम हमारा करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। प्रेशराइज हैवी वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट। वाटर क्यों? क्योंकि वाटर हमने यूज़ किया ना, जो भी एनर्जी निकली थी उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अभी आपको पता है कैसे काम करता है, ठीक है। इसके अंदर क्रिटिकलिटी क्या होती है? आपने वो वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे, डोमिनो इफेक्ट वाले, ठीक है। कि समझ लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसे पत्ते रखे हुए हैं, वो कार्ड्स जो हम खेलते हैं। अब ये इस तरीके से रखे होते हैं कि इसको मैं अगर गिरा दूँ ना तो फिर ये अगले वाले को गिराएगा, ये अगले वाले को, ये अगले वाले को, ये अगले वाले को, और आखिर में सब के सब ऐसे गिर जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट, ये होता है डोमिनो इफेक्ट। अभी क्रिटिकलिटी के अंदर क्या है? तो हम शुरुआत करेंगे यूरेनियम को तोड़ने की। एक बार हमने तोड़ा, 2 बार तोड़ा, और फिर हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि अब हमें खुद तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस यूरेनियम के थ्रू ही जो एनर्जी निकल रही है ना, इसी एनर्जी से अगला वाला अपने आप टूट जाएगा। मतलब एक पावर प्लांट में बहुत सारे यूरेनियम के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। समझ लीजिए हमने ये 2 को तोड़ा और उस 2 से ही इतनी एनर्जी निकली कि ये आगे इन सबको अपने आप तोड़ते जाएंगे। तो यही होती है क्रिटिकलिटी, कि एक बार आपने जो चेन शुरू की, उस चेन में फिर आपको कोई इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही सेल्फ सफिशिएंट है कि खुद सस्टेन होते रहेंगे और एनर्जी निकलती रहेगी, दैट्स इट, इट इज़ क्रिटिकलिटी। और एक एग्जांपल ले ले तो आपने आग जला दी एंड दैट्स इट, फिर वो अपने आप जल रही है। आपने बस एक बार जलाई, फिर अपने आप ही वो बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है, दैट्स इट, ठीक है। बस वो मैंने आपको समझा दिया। न्यूज़ में क्यों था? तो भाई रावत बाटा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है राजस्थान में, उन्होंने क्रिटिकलिटी अटेन कर ली है, दैट्स इट। इससे पहले हमने पढ़ा था थोड़े दिनों पहले ही कि काकरापार ने क्रिटिकलिटी अटेन कर ली थी, ओके। अभी देखो क्रिटिकलिटी डायरेक्ट अटेन नहीं होती है, इसको अटेन करने के लिए कितने टाइम तक पहले आपको एनर्जी देते रहनी पड़ती है। बहुत सारे यूरेनियम पार्टिकल जब एक्टिव हो जाएंगे ना, तब जाके वो दूसरों को एनर्जी दे सकेंगे और काम कर अपने आप चलता रहेगा, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए तो व्हेन ईच फ्यूजन इवेंट रिलीजेस सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू सस्टेन ongoing series of reaction, that's it. It reacts neither increasing nor decreasing in power. This is ideal operating condition for energy production. अब ये डिक्रीज भी नहीं करता, इंक्रीज भी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि 2 यूरेनियम को एनर्जी दी थी और वो 2 यूरेनियम इतने कमज़ोर हुए कि वो आगे सस्टेन कर ही नहीं पाए, या फिर ऐसा भी ना हो कि वो यूरेनियम इतने पावरफुल हुए और इतना सस्टेन कर लिया कि पावर प्लांट ही फाड़ दिया, ठीक है। इन दोनों को भी एक टर्म बोलती है कि सब क्रिटिकलिटी एंड सुपर क्रिटिकलिटी। ये दोनों नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ही होना चाहिए, ठीक है। सब में क्या है कि ज़्यादा पावरफुल है ही नहीं, आगे सस्टेन नहीं करेगा, और सुपर में ऐसा है कि इतना सस्टेन कर लेगा कि पावर प्लांट ही फाड़ देगा। और फिर दूसरा भाई इंपॉर्टेंट क्या है? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अभी समझ लीजिए कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ, पर मुझे लगता है कि यार ऐसा ना हो कहीं पे कि जो मैंने इन्वेस्ट किया है ना, जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है,
वो जगह डूब जाए या फिर वो स्टॉक टूट जाए या म्यूचुअल फंड ख़त्म हो जाए या बॉन्ड होल्डर है वो डिफ़ॉल्ट मार जाए, मतलब कुछ भी मुझे लगता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट रिस्की है, तो मैं उसका इंश्योरेंस ले लूँगा। इंश्योरेंस जैसा ले लूँगा कि समझ लीजिए कि मैंने ए पर्सन हूँ, मैंने बी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे हैं, इसके बॉन्ड खरीद के रखे हैं, पर मुझे डाउट है कि यार ये डूब सकती है, तो मैं मिलूँगा सी से। सी पर्सन है, ठीक है, उसको बोलूँगा यार मैंने इन्वेस्ट करके रखा है, तो सी बोलेगा कि कुछ नहीं भाई, तेरे इन्वेस्टमेंट की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर तेरा इन्वेस्टमेंट डूब जाता है ना, तो जितना भी इन्वेस्टमेंट है मैं तेरे को पूरा का पूरा दे दूंगा, मेरी जिम्मेदारी। ए बोलेगा, ये ए वाला बोलेगा कि अरे तो बहुत अच्छी बात है, पर तुझे क्या मिलेगा? तो बोलेगा कि कुछ नहीं भाई, समझ ले तेरा इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है ना, तो मुझे मंथली 10,000 लेते रहना जब तक तुझे अपने पैसे उठा ना लेने हो। दैट्स इट। तो ये जो सी है वो इसके बदले प्रीमियम लेगा कुछ, जैसे इंश्योरेंस कंपनी लेती है ना, आप हर साल अपना प्रीमियम भरो और अगर आपका कोई भी नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। सेम इधर आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हो, इसको आप प्रीमियम भरो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ये सी की होगी, ठीक है। यही है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, ठीक है। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? टूट जाना, ख़त्म हो जाना। और अगर वो डिफ़ॉल्ट होता है तो जो भी आपका क्रेडिट है उसकी जिम्मेदारी स्वैप हो जाएगी, मतलब उसका जो रिस्क है वो स्वैप हो जाएगा, ए के ऊपर रिस्क का वो आएगा या सी के ऊपर। दैट्स इट, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, नाम में ही इसका आंसर है, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दैट अलाउज इन्वेस्टर टू स्वैप और ऑफसेट देयर क्रेडिट रिस्क, मतलब इसका जो भी जोखिम था वो उसने स्वैप कर दिया सी के ऊपर विथ अनदर इन्वेस्टर, ये सी के ऊपर किया ना, ठीक है। इज इंश्योरेंस लाइक कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड इन्वेस्टर इन केस ऑफ बॉन्ड बोरोवर डिफॉल्ट्स एंड देयर पेमेंट ऑफ ड्यूज और मेंटेन थ्रू अ प्रीमियम पेमेंट, ठीक है। ये हमने देखा था। फिर भी इम्पॉर्टेंट क्या था? हाँ, फिर ये है स्क्वायर किलोमीटर एरे। देखो हम टेलीस्कोप से स्पेस को देखते रहते हैं, ठीक है, आपको पता है। अब बस ये बहुत ही बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, दैट्स इट। इस ये स्क्वायर किलोमीटर जितने एरिया में फैला हुआ है, आप देख लीजिए ऐसा कुछ है, ठीक है। छोटे छोटे इसमें रेडियो डिवाइसेस हैं, ये सारे के सारे 1 किलोमीटर बड़े एरियाज़ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये कौन कौन सी जगह पे हमें मिलते हैं? तो भाई साउथ अफ्रीका के रीजन में है और ऑस्ट्रेलिया के रीजन में है, ये दोनों वहाँ पे टेलीस्कोप जोड़े हुए हैं। फिर इनकी एक ऑफिस बनाए हुए है जहाँ पे इन दोनों का डेटा एक जगह पे मिलता है। अभी भाई साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ही हमने क्यों बनाई? तो देखो ये दोनों ना पूरे अर्थ के एकदम साउथ में आते हैं नीचे। इसके यहाँ पे नीचे ना सिर्फ पानी ही पानी है, कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे डिसरप्शन या फिर पब्लिक इंटरवेंशंस होंगे, इसलिए इस जगह पे बनाई ताकि कोई दिक्कत ना हो देखने में। दैट्स इट। इंडिया क्या इसका मेंबर है? और हाँ, ये पूरे वर्ल्ड वाले बहुत से मेंबर्स हैं, 12-13 लोग हैं, 12-13 कंट्रीज़ है, वो मिल के बना रही है। इस इंडिया भी इसका मेंबर है। हमने 2012 में एज अ एसोसिएट मेंबर इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। एसोसिएट मेंबर, डू रिमेंबर। दैट्स इट। और ये काम क्या आएगा? तो भाई गैलेक्सीज़ को अंडरस्टैंड करने में, डार्क मैटर, कॉस्मिक मैग्नेटिज्म। डार्क मैटर क्या होता है भाई? तो देखो हम जो भी स्पेस में देखते हैं हमें ये कलरफुल दिखता है ना, तो वो सब विजिबल मैटर है, दिख रहा है। पर जो नहीं दिखता है हमें, मतलब हमें पता ही नहीं कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, दिख ही नहीं रहा है हमें, आइज़ के थ्रू या फिर टेलीस्कोप, इंफ्रारेड, किसी के भी थ्रू विजिबल है ही नहीं, वो है डार्क मैटर। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी काला दिख रहा है ना वो डार्क मैटर है, ऐसा पकड़ लो, ठीक है। कि जो हमें दिख नहीं रहा है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, जिसको हम किसी भी इक्विपमेंट में पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, इट इज़ डार्क मैटर। ऐसा बोला जाता है कि पूरा जो स्पेस है उसमें जो हमें दिख रहा है ना वो 5% है, सिर्फ विजिबल स्पेस जो है 5% है। फिर जो 25% जितना है वो डार्क मैटर है, और फिर जो 70% जितना है वो डार्क एनर्जी है। एनर्जी मतलब ये मैटर नहीं है बट एनर्जी, ऐसी एनर्जी है जो भी पूरे स्पेस को चला रही है, वो डार्क एनर्जी, वो भी हमें पकड़ में आ नहीं रही है, कहाँ पे है, दिख ही नहीं रही है। ये तो बोले हुए कि यार तो हमें पता कैसे है? कैसे पता करेंगे भाई? पता ऐसे करेंगे कि कोई चीज़, अभी एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये स्टार यहाँ पे था, अब ये टर्न मार के यहाँ पे आ गया। अब ये कैसे हुआ हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम मान लें कि ये डार्क एनर्जी ने कुछ किया है भाई, इसीलिए ये स्टार को धक्का लगा और ये इधर आ गया। हाइपोथेटिकल में एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। आप इसको याद रख के पकड़ मत लेना, हाइपोथेटिकल है, इवन ये चीज़ ही हाइपोथेटिकल है, डार्क मैटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाँ, अभी कुछ काम का खास है नहीं। चलिए, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। तो जो भी देखो कोर्ट के अंदर विटनेस होता है, कई बार उसके ऊपर जोखिम आ जाता है कि भाई गुंडा बोलते हैं कि तेरे को मार देंगे भाई हम, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए स्कीम है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018। बिकॉज विटनेसेस आई
विटनेसेस आर आइज एंड ईयर्स ऑफ अ जस्टिस। ओके, 3 टाइप के प्रोटेक्शन दिए जाते हैं हम कैटेगरी सी के अंदर, मॉडरेट कि भाई ज़्यादा थ्रेट नहीं है। कैटेगरी बी के अंदर सेफ्टी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी का थ्रेट हो सकता है। और कैटेगरी ए के अंदर उसकी लाइफ या फिर उनके फैमिली की लाइफ, उनको ही थ्रेट हो सकता है। ठीक है, ओके। फिर है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो भाई इसके अंदर क्या है, तो एआई सिस्टम होगी एक पूरी की पूरी। एक बार वो आपका फ़ोटो और वीडियो ले लेगी तो आपको याद रख लेगी और आपके पूरे पूरे फेस को याद रख लेगी, सॉरी फीचर्स को याद रख लेगी। जैसे कि समझ लीजिए ये बंदे की नाक है और नाक के 2 इंच के यहाँ पे एक तिल है, तो वो याद रख लेगी। तो ये इसका आपका फेशियल रिकॉग्नाइज कर ले। फिर कहीं पे भी आपकी अगर शक्ल दिखती है ना तो आप रिकॉग्नाइज हो जाओगे। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसा आपका पूरा का पूरा फेस स्कैन होता है। और ये काम क्या आएगा, तो 1 to 1 वेरिफिकेशन करना है कि ये वही है ना बंदा, या फिर राजू का वेरिफिकेशन करना उसको चिंटू के साथ कि यार इसके जैसा दिख रहा है, ये है कि नहीं है। फिर 1 का आइडेंटिफिकेशन किसी के भी साथ करना हो, एंटायर डेटाबेस में कोई भी अवेलेबल है उसके साथ। ये हमने कहाँ पे यूज़ किया है, तो भाई टेक होम राशन एज अ पायलट प्रोजेक्ट जो हमारा है, टेक होम राशन है, उसके अंदर हमने पायलट प्रोजेक्ट के तरीके से ये एफआरटी को लॉन्च किया है कि कैसे ये काम कर रहा है। चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा, तो ये भाई बेनिफिशियरी जो भी है जो राशन लेने आते हैं उसके फ़ोटो को कैप्चर करेगा, फिर वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई ये राजू ही है जो लेने आया था। फिर राजू के मोबाइल के अंदर ये ओटीपी भेजेगा और फिर वो राजू अगर एक्सेप्ट करता है कि येस इट इज़ मी, मैं ही हूँ, तब जाके वेरीफाई होगा, तब जाके उसको राशन मिलेगा। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वही फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट, ये भाई फसई ने पोर्टल बनाई है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फीरा ऑनलाइन पोर्टल। इसमें क्या होता है कि फसई ने कोई भी फूड को रिजेक्ट किया है कि भाई इट इज़ नॉट गुड, तो इसके अंदर आपको बता देगा। साथ ही साथ ये रिजेक्टेड फूड है वो कहाँ पे बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, वो सब बातें थी आपको बता देगा। ठीक है, ऐसी ही। ठीक है, फिर आप पोर्टल बस याद रखना है, फूड रिजेक्शन के लिए है। फिर विवाद से विश्वास स्कीम, समझ लीजिए कि भाई किसी भी बंदे ने इनकम टैक्स नहीं भरा हुआ है काफ़ी टाइम से और उसकी या फिर कुछ डिस्प्यूट चल रही है, तो उसको सेटल करने के लिए स्कीम है। जो भी विवाद है उसको ख़त्म करो और विश्वास लेके आते हैं हम तो दोनों के बीच में, गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के बीच में। दैट्स इट, कि डिस्प्यूट को ख़त्म कर दें। कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वन ऑफ द एग्जांपल, समझ लीजिए बंदे के ऊपर 1 लाख टैक्स भरने का था और वो तो भरा नहीं, ऊपर से उसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ गया 10,000 रुपये का, टोटल अमाउंट हो गया 1,10,000। तो अभी विवाद से विश्वास में हम क्या करेंगे यार कि ठीक है चलो आपके ऊपर जो भी टैक्स चढ़ गया या फिर अमाउंट चढ़ गया ना उसको हटा देते हैं, आप सिर्फ टोटल जो 1 लाख भरना था ना वही 1 लाख भर दो, कोई बात नहीं। हो सकता है बंदे ने टाइमली ना भरा हो तो पेनल्टी भी लग सकती है, तो हमने पेनल्टी को भी हटा दिया। ये किसके लिए, तो टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी दोनों के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। दैट्स इट, विवाद से विश्वास स्कीम, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लेना। फिर क्रिटिकलिटी भी हमने देख लिया। फिर है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, तो वही प्लेन के अंदर हम जो भी फ्यूल यूज़ करते हैं ना उसको बदल के सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज़ करो। ठीक है, सस्टेनेबल यूज़ करो, दैट्स इट। अब ये सस्टेनेबल फ्यूल कहाँ से आ सकता है, तो समझ लीजिए म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है उसका यूज़ कर लिया, या फिर वेस्ट ऑयल या फिर फैट है उसको हमने बदल के कुछ गैस बना लिया। ऐसे ही सब में ये सस्टेनेबल फ्यूल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी देखो इसको हम यूज़ करते हैं ना तो पॉसिबल है कि हम जो CO2 इमिशन होता है उसको 80% तक कम कर देंगे। इट इज़ ह्यूज। साथ ही साथ इसका हम यूज़ करेंगे तो जो सल्फ़र इमिट होता है वो सल्फ़र भी इमिट नहीं होगा, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड भी कम होगा, और PM पार्टिकुलेट मैटर, PM मैटर जो होते हैं PM10 और PM2.5 वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, अभी न्यूज़ में क्यों था, तो इंडिया और ब्राज़ील ने मिलकर बोला है कि भाई हम प्रोड्यूस करेंगे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। फिर लास्ट न्यूज़ है लाओ PDR, लाओस न्यूज़ में था, लोकेशन उसकी है लाओस। भाई मैं हर बार ये बताता हूँ, ठीक है, इसको कैसे याद रखना है, तो देखो सबसे पहले M फॉर म्यांमार, फिर L फॉर लाओस, फिर V फॉर वियतनाम, उसके नीचे जो जो गैप है दोनों गैप के बीच में आएगा T एंड C, T फॉर थाईलैंड एंड C फॉर कंबोडिया, और T के भी आप नीचे जाते हो तो आपको मिलेगा मलेशिया, और उसकी टिप पे सिंगापुर, और उसके बाद इंडोनेशिया। ठीक है, MSI या फिर MI के बीच में S, जो भी रख लीजिए आपको जैसे भी पसंद आए, और ये तीनों के ऊपर MLV के ऊपर चाइना। अभी इनकी बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है, तो देखो ऐसे ऐसे जोड़ लो आप सबको, तो जो भी इसके साथ बॉर्डर लगा रहा है वो इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है। दैट्स इट। ठीक है, और चाइना, तो चाइना तीनों के साथ लगा रहा है, तीनों के साथ बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, आपको कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं। और देखो लाओस को हम यहाँ पे देखते हैं, तो लाओस देखो लैंडलॉक कंट्री है, मतलब कि इसकी कोई भी बॉर्डर ओशन से या सी से नहीं टच होती है, तो ये लैंडलॉक है। इसकी कैपिटल कौन सी है, तो वेंटियानी, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हटा दो, बस आपने ये बॉर्डर्स याद रख ली, इतना काफ़ी है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, मैकोंग रिवर,
म्यांमार से होते हुए, लाओस से, वियतनाम से होते हुए, थाईलैंड से भी, सॉरी, कुछ ऐसे ना, ये मेकोंग रिवर निकलती है चाइना से आती हुई, फिर यहाँ पे बॉर्डर बनाती है, फिर यहाँ से निकल जाती है पूरी, ऐसे ऐसे कुछ मेकोंग रिवर निकलती है, बहुत बड़ी रिवर है। बस ये मेकोंग रिवर है, उसको आपको ध्यान रखना है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। और हाँ, ये गोल्डन ट्रायंगल का भी पार्ट है। आप मुझे बता दीजिए, गोल्डन ट्रायंगल मैंने बताया कि गोल्डन ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, और दूसरा इसके जैसा कौन सी जगह है, या फिर कौन सी कंट्री है दूसरी ऐसी जगह इसी के साथ। इंडिया यहाँ पे है तो यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल पड़ता है, और यहाँ पे भी कुछ पड़ता है, उसका नाम क्या है वो बताओ, और कौन कौन सी दोनों कंट्रीज़ है इसके साथ जुड़ी हुई वो बता दीजिए, ठीक है। और ये आपके आज के क्वेश्चंस रहेंगे, देख लीजिएगा, ये मेंस का क्वेश्चन है और ये आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो यार काफ़ी बड़ी हो गई है, बट कल वीडियो है भी नहीं संडे को, तो आप आधा आधा करके भी देख सकते हो चाहो तो, और एक साथ देख लो तो एक साथ, इट्स अपॉन यू, ठीक है। तो सुनने के लिए शुक्रिया, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ प्रोवाइड मी, एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प देन प्लीज़ टेल मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। और कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो वो भी बता दीजिए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, कल वैसे भी संडे है, ठीक है। इतना सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।